हो गया। अब देखिए अब क्या हो गया, लुईस 16वां का मृत्यु हो गया। क्या हो गया भाई, लुईस 16वां का मृत्यु हो गया। कब, 1793 ईस्वी में। अब आगे की कहानी जानते हैं। अब किसकी शासन व्यवस्था आती है, नेपोलियन। ठीक है, नेपोलियन काफी ज्यादा अच्छे शासक माने जाते थे फ्रांस के लिए। इन्होंने बहुत सारे कार्य किया अपने फ्रांस के लिए। ये काफी ज्यादा उदारवाद थे। ठीक है, ये सभी को एक समान देखते थे। ठीक है, नेपोलियन दी बोनापार्ट। ESI यूनिट से आप क्या समझते हैं? नेपोलियन दी बोनापार्ट का जन्म कब हुआ था भाई, 1769 ईस्वी में। ठीक है, 15 अगस्त। ठीक है, 15 अगस्त ना जी, 15 अगस्त 1769 ईस्वी में। कब हुआ था भाई, 15 अगस्त 1769। समझ गया, 1769। नेपोलियन दी बोनापार्ट इनका नाम। ठीक है, किस शहर में हुआ था, फ्रांस के अजास्वी। ठीक है, अजास्वो। ठीक है, फ्रांस की अजास्वे शहर में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। कोई दिक्कत नहीं। अब हम आगे बढ़ते थोड़ा सा स्पीड से। ठीक है, नेपोलियन दी बोनापार्ट आते हैं, फ्रांस की राजगद्दी पर बैठते हैं। ठीक है, ये कब बैठते हैं फ्रांस की राजगद्दी पर, 1799 ईस्वी में। कब बैठते हैं भाई, 1799 ईस्वी में बैठते हैं। ये काफी ज्यादा अच्छे शासक माने जाते थे फ्रांस के पूरे इतिहास में, फ्रांस देश के लिए। ठीक है, इन्होंने क्या किया, ये बहुत ज्यादा इन्होंने अब किया क्या, सभी लोगों को जो क्या था, अब राजतंत्र वाला व्यवस्था जो था काफी ज्यादा दुखदाई था। ठीक है, इस समय ये जो थे ये पूरे फ्रांस को संभालने का काम किया था। और 1799 में जब राजगद्दी पर बैठे तो इन्होंने 1804 ईस्वी में क्या किया, 1804 ईस्वी में क्या किया भाई, नेपोलियन संहिता लागू किया। क्या किया, नेपोलियन संहिता लागू। ठीक है, नेपोलियन संहिता लागू किया और संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की। और क्या की, संवैधानिक राजतंत्र की भी स्थापना की। क्या की थी भाई, संवैधानिक राजतंत्र की भी स्थापना की। अब अगला आ जाइए, 1806 ईस्वी में इन्होंने क्या किया भाई, जर्मन राज्य राय। ठीक है, 39। ठीक है, जर्मन के 39 छोटे छोटे प्रांतों को, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, उसको मिला करके राइन संघ का निर्माण किया था। क्या किया था, राइन संघ का, यानी उसी को हम क्या बोलते हैं, जर्मन राज्य राइन। क्या बोलते हैं बाबू, जर्मन राज्य राइन की स्थापना की। कब किए थे भाई, 1806 ईस्वी। अब हुआ क्या, ये काफी ज्यादा अच्छे थे। तो जब अच्छे होते हैं तो बुरे लोगों का उन पर क्या हो जाता है, नजर लग जाता है। ठीक है, जो अच्छे सज्जन व्यक्ति होते हैं उनको क्या होता है, बुरे लोगों का नजर लग जाता है। तो अब आते हैं फ्रांस के इस कहानी में एक और ट्विस्ट आता है जिसका नाम क्या रहता है, मेटरनिक। क्या नाम रहता है भाई, मेटरनिक। ठीक है, अब एक और ट्विस्ट होता है। ठीक है, फ्रांस के इस कहानी, ठीक है, मेटरनिक एंट्री लेगा। कौन लेगा, मेटरनिक एंट्री लेगा। ठीक है, वैसे तो मेटरनिक का पूरा नाम बहुत बड़ा है। ठीक है, क्या है, पूरा नाम बहुत बड़ा है, आप लोग को बता चुके थे। ठीक है, अब मेटरनिक का जन्म कब हुआ था भाई, ये बताइए। 1700 उसमें दिया होगा ना। चलिए अब देखिए, 1773 ईस्वी में क्या हुआ था, मेटरनिक का जन्म हुआ था। ठीक है, और जगह का क्या नाम था बताइए, जर्मनी में। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था भाई, जर्मनी में हुआ था। ठीक है, जन्म तो जर्मनी में हुआ था, लेकिन ये थे कहाँ के चांसलर, ऑस्ट्रिया के। ठीक है, ये ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्री थे। क्या थे, उसी को चांसलर बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई, उसी को चांसलर बोला जाता है। यानी ऑस्ट्रिया के क्या थे, चांसलर थे, यानी विदेश मंत्री थे। कोई दिक्कत, जन्म जर्मनी में हुआ और ये इनका क्या था, और बने किसका चांसलर, ऑस्ट्रिया का। ठीक है, ऑस्ट्रिया का क्यों बने, क्योंकि जर्मनी के ही बगल में आपके क्या है, ऑस्ट्रिया है। ठीक है, उसके बगल में क्या है आपके, फ्रांस है। ये सब उसके अगल बगल में ही है। ठीक है, ये क्या है, अगल बगल में है। इटली भी है। ठीक है, हंगरी वगैरह सब उसके इर्द गिर्द ही है। ठीक है, ये सब बॉर्डर एरियाज में पड़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब देखिए, मेटरनिक काफी ज्यादा क्या थे,
बहुत वो एकदम समझिए तो एक तानाशाह टाइप में था, ठीक है। अब देखिए ये नेपोलियन जो थे, ठीक है, हम इसके बारे में थोड़ा सा चलेंगे, ठीक है। अब जो नेपोलियन थे, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, इनका सबसे जो मुख्य कार्य था, ठीक है, नेपोलियन का, ये बुर्बो राजवंश को जितने भी राजा थे, बुर्बो राजवंश के जितने भी क्या थे राजा थे, उन सभी को ये क्या कर दिए थे, बर्खास्त कर दिए थे। क्या कर दिए थे भाई, बर्खास्त कर दिए थे, मतलब उसको पद से हटा दिए थे, ठीक है। सभी बुर्बो राजवंश के राजाओं को हटा दिए थे। ये स्वयं शासन करते थे और संवैधानिक राजतंत्र के तहत शासन करते थे और काफी अच्छे शासक माने जाते थे उस समय। और इन्होंने बहुत सारे अच्छे काम भी किया, सभी लोगों को समान अधिकार से देखते थे, कोई बड़ा कोई उच्च नीच नहीं, ठीक है। हम बताए थे फ्रांस में 3 वर्ग थे, ठीक है, ठीक है, एक पादरी वर्ग, एक कुलीन वर्ग, एक मध्यम वर्ग, ठीक है। क्या थे, मजदूर वर्ग, मध्यम वर्ग, जिसे हम क्या कहते हैं, मध्यम वर्ग कहते हैं। मध्यम वर्ग में बेसिकली किसान, मजदूर, ठीक है, वकील, डॉक्टर, शिक्षक, ये लोग आते हैं, मध्यम वर्ग उसी को कहा जाता है, ठीक है। तो विशेष जन्मा अधिकार किसको प्राप्त था, पादरी और कुलीन वर्गों को प्राप्त था। बाकी ये जो मध्यम वर्ग वाले थे इनको कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इसीलिए मध्यम वर्ग वाले भी क्या थे, असंतुष्ट थे, जिसके वजह से जब आते हैं ये नेपोलियन, किसके समय में असंतुष्ट थे, वो लुईस 16वां के समय, ठीक है। किसके समय भाई, लुईस 16वां के समय, ठीक है। और उनको मतलब बिजनेस करने में क्या होता था, दिक्कत भी होता था। प्रत्येक जगह पर 5% का क्या लगता था, कर लगता था, यानी टैक्स लगता था, ठीक है। ये सभी व्यवस्था को किसने अंत किया था, नेपोलियन ने किया था, ठीक है। सभी कर को हटा दिया था, ये उदारीकरण की नीति लेकर आया था। नेपोलियन क्या लाया था भाई, उदारीकरण की नीति लेकर के आया था। 1804 ईस्वी में ये क्या करते हैं, नेपोलियन संहिता, मतलब नेपोलियन का अपना कुछ नियम कानून जो होता है उसको लेकर के आते हैं। उसके बाद में 1806 में ये जर्मन राज्य राइन की स्थापना करते हैं। फिर उसके बाद में जितने भी बुर्बो राजवंश के राजा रहते हैं उन सभी को बर्खास्त कर देते हैं। क्या कर देते हैं, बर्खास्त कर देते हैं, यानी उस सभी को पद से हटा दिया जाता है। क्या किया जाता है, पद से हटा दिया जाता है, क्योंकि बुर्बो राजवंश के जो राजा थे वो काफी ज्यादा निरंकुश थे और वो लोग जो क्या थे, वो काफी ज्यादा अयास थे, ठीक है। और लुईस 16वां से ज्यादा उसकी अयास कौन थी, उसकी पत्नी थी। कौन थी भाई, उसकी पत्नी थी। उसकी पत्नी ना मतलब अपने मतलब मायके के यहाँ के लोगों को क्या किया था, 15,000 कर्मचारियों को नौकरी दिया, जो उसके कहाँ के थे, मायके के, मतलब अपने घर के लोगों को क्या किया था भाई, 15,000 के लोगों को नौकरी दिया था। और उसके देश में क्या चल रहा था उस समय, अर्थव्यवस्था की कमी चल रही थी, भुखमरी जैसी समस्या उत्पन्न हुई, क्योंकि वो अयासी में कम नहीं रहता, ठीक है। तो यहाँ तक सब समझ गए। अब नेपोलियन ने जो बर्खास्त किया, मतलब हटा दिया सभी बुर्बो राजवंश, ठीक है। लुईस 16वां किस राजवंश के थे भाई, बुर्बो राजवंश, ठीक है। बुर्बो राजवंश के क्या थे, राजा थे। कोई दिक्कत, तो ये सभी बुर्बो राजवंश को हटा दिया गया था, किसके द्वारा, नेपोलियन के द्वारा। किसके द्वारा भाई, नेपोलियन के द्वारा। यहाँ तक तो समझ रहे हैं, ठीक है। अब आगे चले, नेपोलियन जब हटाया तो क्या हुआ भाई, जब इसके वजह से, नेपोलियन के वजह से क्या होगा, देखिए अब जितने भी बुर्बो राजवंश के क्या थे, राजा थे, वो सब किसके पास चला गया, मेटरनिक के पास। किसके पास है भाई, मेटरनिक के पास, ठीक है। मेटरनिक के पास जाते हैं, कहते हैं कि देखिए ना हमको मतलब क्या कर दिया है कि राज से मेरा राजगद्दी छीन लिया है, हमको राजा से हटा दिया गया है, बर्खास्त कर दिया गया है। नेपोलियन नाम का एक शासक आया है जो काफी ज्यादा क्या है, वो मध्यम वर्गों को देखना चाहता है, ठीक है, सभी में समानता की भावना जागृत कर दी है, ठीक है। जिसके वजह से क्या होता है कि अब मेटरनिक क्या आ जाता है, पूरे पावर में आ जाता है। मेटरनिक क्या आ जाता है, पूरे पावर में। देखिए जब घर का भेदी लंका ढाए, जब घरे का आदमी सही नहीं रहेगा तो बाहर वाला तो आपका तो मजा लेगा ही ना, लेगा कि नहीं, ठीक है। जिसकी वजह से अब बाहर वाला, मेटरनिक क्या था, बाहर वाला ही था ना, ये तो ऑस्ट्रेलिया का चांसलर है, ठीक है। लेकिन ये एंट्री इसका क्यों होता है, क्योंकि सभी राजवंशों को, बुर्बो राजवंशों को बर्खास्त कर दिया गया था मेटरनिक की वजह से। ये कहानी समझ में आया, ठीक है। अब मेटरनिक का जन्म कब हुआ था, 1773 ईस्वी में हुआ था, जर्मनी में हुआ था, यहाँ तक जाने। अब मेटरनिक, अब देखिए मेटरनिक युग चलेगा, ठीक है। अब देखिए मेटरनिक किससे आता है, इसको गिराता है, धमकाता है, कहता है मतलब इसको राजगद्दी दे दो ये लोग को वापस, ठीक है, क्या दे दो, राजगद्दी वापस दे दो। तो ये क्या बोलता है, नहीं, मतलब हम क्या नहीं देंगे, हम ये सबको नहीं देंगे। तो ये बोलता है क्या कि समझौता कर, क्या होता है, अब मेटरनिक और इसमें क्या होगा भाई, समझौता होगा, उसको हम क्या कहते हैं, वियना सम्मेलन के नाम से जानते हैं।
5 काठा कौन से सम्मेलन से? वियना सम्मेलन के नाम से जानते हैं। ठीक है, वियना सम्मेलन कब हुआ था भाई? 1815। कब हुआ था? 1815। ठीक है, और वियना सम्मेलन को ही क्या कहते हैं? वाटरलू की संधि। क्या कहते हैं? वाटरलू की संधि भी 1815 में बना है। ठीक है, वाटरलू की संधि भी 1815 में। अब नेपोलियन तो था बेचारा सीधा साधा, इसको बुलाता है सम्मेलन करने के लिए, इसको बुलाता है संधि करने के लिए, लेकिन अब क्या पता था कि मेरा मौत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में मेटरनिक जब इसको बुलाते हैं, मेटरनिक बुला करके और इसको इसकी हत्या कर देते हैं। किसकी? नेपोलियन। क्या कर देते हैं? नेपोलियन की हत्या 1815 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी भाई? 1815 ईस्वी में। बात खत्म। अब देखिए, अब यहाँ से चलेगा आपका मेटरनिक युग 1815 से लेकर के 1848। अब कौन मर गया? अब तो नेपोलियन मर गया। ठीक है, अब फ्रांस के राजगद्दी से, ठीक है, क्या हो गया? एक अच्छा शासक का अंत हो गया। क्या हो गया? एक अच्छा शासक का अंत हो गया। इसके बाद अब चलता है आपका मेटरनिक युग। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, मेटरनिक युग कब से कब तक? ठीक है, मेटरनिक युग कब से कब तक? ठीक है, तो 1815 से 1848। अब देखिए, मेटरनिक जब आया, ठीक है, क्या आया? मेटरनिक जब आया, ठीक है, ये जो नेपोलियन थे इसके बारे में पहले भी बताए थे हम आप लोग को विस्तृत रूप से कि हाँ, इसने क्या किया था? अपने पूरे राज्य का फैलाव, अपने देश का फैलाव जो है वो जर्मनी तक किया था। ठीक है, कहाँ तक किया था भाई? जर्मनी तक। ये सब पूरा विस्तृत कहानी हम आपको पहले ही बता चुके हैं, अभी थोड़ा हम शॉर्ट में बताएंगे। ठीक है, आप देखिए मेटरनिक युग। मेटरनिक युग 1815 से 1848। मेटरनिक युग को क्यों कहा जाता है? क्योंकि नेपोलियन का यहाँ क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। क्या हो जाता है भाई? नेपोलियन की यहाँ मृत्यु हो जाती है, उसके बाद में क्या आता है? फ्रांस में एंट्री लेगा मेटरनिक युग चलेगा। मेटरनिक युग अब कहते किसे? अब जान लीजिए। अब बेसिकली जितने भी बुर्बों राजवंश के राजा थे उन सभी को फिर से क्या कर दिया जाता है? पुनः राजगद्दी पर आसीन कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? फिर से उसको राजगद्दी पर बैठा दिया जाता है, उनको सौंप दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए मेटरनिक अब पूरा क्या करेगा? जर्मनी और इटली ये सब पर क्या करेगा? आक्रमण करेगा। मेटरनिक जो था काफी ज्यादा, वो बहुत ही डेंजरस था शासक। क्या था? मेटरनिक जो था काफी ज्यादा खतरनाक था। ठीक है, सभी के लिए। ठीक है, अब देखिए होगा क्या। फिर से पुरातन व्यवस्था को कौन लाता है? मेटरनिक लाता है। अब ये जैसे ही जब आता है, इसमें देखिए ये राजा नहीं रहता है। ठीक है, मेटरनिक राजा नहीं रहता, ये कंट्रोलर रहता है। ठीक है, अपने हाथ में रिमोट कंट्रोल कर ले रहता है। राजा कौन रहता है? लुई 18वां। कौन रहता है? लुई 18वां। ठीक है, क्या रहता है? राजा लुई 18वां रहता है, लेकिन कंट्रोल किसके हाथ में सब रहता है? मेटरनिक के हाथ में। जैसे मनमोहन सिंह तो क्या थे? प्रधानमंत्री थे, लेकिन कंट्रोल पूरा सोनिया के पास था। ठीक है, उसी तरह मेटरनिक वहां का कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन कंट्रोल सब उसी के हाथ में। जैसे बोलेगा लुई 18वां को चलने के लिए, वैसे ये लुई 18वां चलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब आगे आ जाइए। पुरातन व्यवस्था। ठीक है, पुरातन व्यवस्था को ये फिर से लाता है। ठीक है, जो पुरातन व्यवस्था का अंत नेपोलियन ने कर दिया था, इसको फिर से लाता है। ठीक है, 2 नंबर। अब देखिए वियना सम्मेलन के माध्यम से यूरोप में नेपोलियन युग का अंत हो जाता है और मेटरनिक युग की शुरुआत होती है, इटली पर अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए। अब मेटरनिक जो था अपने पूरा साम्राज्य का विकास करना चाहता था। ठीक है, ऑस्ट्रिया ऑलरेडी पहले से ही झगड़ा चल रहा है। ठीक है, ऑस्ट्रिया का ना पहले से ही झगड़ा चल रहा है, किससे? इटली और जर्मनी से। ठीक है, यही कारण है, मेटरनिक ही कारण है कि क्या होता है, उसको एकीकरण करना पड़ता है। जर्मनी को और ये इटली को एकीकरण करने का जो मुख्य उद्देश्य था, किसके वजह से? ये मेटरनिक जो थे, ठीक है, उस पे आक्रमण किए थे पहले। ठीक है, तो उसी का बदला कौन लेगा? बिस्मार्क लेगा, और उसके बाद में मेजनी लेगा इटली के लिए, गैरिबाल्डी, काउंट काबूर, ये सब बदला लेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अब देखिए, ये इटली के प्रांत सिसिली और नेपल्स। इटली के क्या? 2 प्रांत, सिसिली और नेपल्स। नेपल्स पर क्या करता है? आक्रमण कर देता है। क्या कर देता है भाई? ये इटली का प्रांत है, मतलब इटली पर ये अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता है।
क्या करना चाहता है, अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए सिसिली और नेपल्स उसके दो मुख्य नगरों पे ये आक्रमण कर देता है, और आक्रमण करने के बाद उस पे इसका क्या हो जाता है, कब्जा हो जाता है। क्या हो जाता है भाई, कब्जा हो जाता है। तो कब्जा होने के बाद ये क्या करता है, ये फर्डिनेंड किसको दे देता है, ये सिसिली और नेपल्स फर्डिनेंड को दे देता है। ठीक है, पूर्व वंश के एक सम्राट थे, कौन, फर्डिनेंड। पूर्व वंश के क्या थे, एक सम्राट थे, फर्डिनेंड। ठीक है, फर्डिनेंड को ये क्या कर देता है, सिसिली और नेपल्स सौंप देता है। क्या करता है, सिसिली और नेपल्स फर्डिनेंड को सौंप देता है। ठीक है, उसके बाद में क्या करता है, रोम और उसके आसपास के राज्य को किसको सौंप देता है, पोपों को सौंप देता है। पोप जानते हैं, पोप जानते हैं, अरे जो लोग रहते हैं ना उसमें पूजा करने वाले चर्च में, ठीक है, उसी को क्या कहा जाता है, पोप कहा जाता है, पादरी कहा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत, तो उसको सौंप देते हैं। लोम्बार्डी और वेनेसिया पर ऑस्ट्रिया की प्रभुत्व कायम हुई। उसके बाद में क्या हुआ, लोम्बार्डी। ठीक है, और दो मुख्य नगरों पे क्या हुआ, ऑस्ट्रिया की वर्चस्व कायम हुई, लोम्बार्डी, लोम्बार्डी एवं, ठीक है, लोम्बार्डी और वेनेसिया। ठीक है, वेनेसिया, लोम्बार्डी और वेनेसिया पे किसका प्रभुत्व कायम हुआ, ऑस्ट्रिया का कायम। ठीक है, समझ गए। तो इस तरह से ये अपना प्रभाव पूरे यूरोप में छोड़ दिया था। कौन भाई, मेटरनिख। ठीक है, सभी पे आक्रमण करता था और सभी पे अपना क्या करता था, प्रभाव स्थापित करता था। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ भाई, परमा, मोडेना और टकरानी के प्रांत हैब्सबर्ग राजवंश को दे दिए गए। ठीक है, ये आक्रमण करते गया और किसी किसी को जिसको मन में आता था उसको दे देता था। ठीक है, सभी पर ही अपना वर्चस्व कायम करते। अब ये एक अकेला कहाँ शासन करेगा। ठीक है, लेकिन ये काफी ज्यादा ताकतवर था, तो ये मतलब आक्रमण करता था, उसको जीतता था, और जीतने के बाद किसी किसी को क्या कर देता था, बांट देता था। ठीक है, क्या करता था, बांट देता था। और उसी तरह कुछ और भी क्षेत्र थे, परमा, मोडेना और टकरानी के प्रांत। परमा क्या थे, परमा, मोडेना, मोडेना और टकरानी क्या है, प्रांत है। ठीक है, प्रांत कहने का सेंस है कि शहर, टस्कनी, सॉरी टस्कनी। ठीक है, टस्कनी, परमा, मोडेना और टस्कनी। ठीक है, टस्कनी के प्रांतों को किसको दे दिया भाई, हैब्सबर्ग, हैब्सबर्ग राजवंश को दे दिया गया। ठीक है, हैब्सबर्ग के राजाओं को दे दिया। ठीक है, परमा, मोडेना और टस्कनी को, ठीक है, किसको दे दिया गया, हैब्सबर्ग राजवंश को दे दिया। समझ, ठीक है, ये काफी ज्यादा निरंकुश था। ये तो लुई सोलावा से भी ज्यादा खतरनाक था। कौन भाई, मेटरनिख, बहुत ज्यादा डेंजरस था। अब देखिएगा, यही सब जो घटना घटित हुआ था, ये इटली पे आक्रमण किया था, जर्मनी पे आक्रमण किया था, पर्सा को अपना मतलब पर्सा में अपना प्रभुत्व स्थापित किया था, इटली पे स्थापित किया था, जिसके वजह से क्या होता है भाई, अब सभी लोग बौखला जाते हैं। सभी लोग जब बौखलाते हैं ना तो क्या होता है, इसी का बदला लेगा बाद में तुम्हारा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब देखिए, मेटरनिख युग का भी अब थोड़ा सा खत्म होगा, कैसे होगा इसको हम जानते हैं। ठीक है, अब देखिए, वो जो मतलब लुई 18वां को जो राजा बनाया जाता है वो 2 जून 1814 ईस्वी को बनाया जाता है, ये तो बता ही दिए हैं। ठीक है, कब बनाया जाता था, 2 जून 1814 ईस्वी। ठीक है, आप देखिए, अब देखिए कुछ संवैधानिक घोषणा पत्र जारी हुआ। कुछ संवैधानिक क्या हुआ था, घोषणा पत्र जारी हुआ था, किसके द्वारा, लुई 18वां के। ठीक है, लुई 18वां के द्वारा कुछ संवैधानिक घोषणा पत्र। ठीक है, समझ रहे हैं इस चीज को। अब जो हुआ क्या भाई, अब इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, अब हुआ क्या, चार्ल्स दशक नाम का एक शासक आया। ठीक है, लुई 18वां के बाद कौन आया, चार्ल्स दशक नाम का एक क्या आया भाई, शासक आया। ठीक है, अब वो सोचा क्या भाई कि हम इसके नियम कानून में क्या करेंगे, परिवर्तन करेंगे। क्या करेंगे भाई, इसके नियम कानून में परिवर्तन करेंगे। ठीक है, इन्होंने क्या किया भाई, चार्ल्स दशक ने इस संवैधानिक घोषणा पत्र, संवैधानिक घोषणा पत्र में क्या करना चाहा, उलट फेर करना चाहा, उसमें परिवर्तन लाना चाहा। तो हुआ क्या भाई, चार्ल्स दशक स्वयं नहीं कर सकता था क्योंकि वो राजा था, उस पर आरोप लग जाता।
तब उसने अपना एक प्रधानमंत्री बनाया। क्या बनाया? प्रधानमंत्री। उस प्रधानमंत्री का क्या नाम था? पोलीगनेक। यहाँ तक समझ में आ रही है? पोलीगनेक। उस प्रधानमंत्री का क्या नाम था भाई? पोलीगनेक। अब पोलीगनेक क्या किया भाई? उसके मतलब संवैधानिक घोषणा पत्र में, ठीक है, लुई 18वां द्वारा स्थापित जो समान नागरिक संहिता के स्थान पर शक्तिशाली अभिजात्य वर्ग की स्थापना की। मतलब उसने क्या किया? शक्तिशाली मतलब सभी शक्तिशाली अभिजात्य वर्ग की स्थापना की तथा उसे विशेषाधिकारों से विभूषित करने का प्रयास किया। इस कदम को उदारवादियों ने चुनौती तथा क्रांति के विरुद्ध षड्यंत्र समझा। प्रतिनिधि सदन एवं दूसरे उदारवादियों ने पोलीगनेक के विरुद्ध क्या कर दिया भाई? गहरा असंतोष, मतलब लोग अब इससे क्या हो गए? असंतुष्ट हो गए। पोलीगनेक के विरुद्ध लोगों द्वारा क्या होने लगा? क्रांति पर क्रांति होने लगा, लोग भड़क गए, ठीक है। और देखिए चार्ल्स दशक ने इस विरोध की प्रतिक्रिया स्वरूप 25 जुलाई 1830 ईस्वी को 4 अध्यादेशों द्वारा उदार तत्व का गला घोटने का प्रयास किया, ठीक है। 25 जुलाई, ठीक है, कब भाई? चार्ल्स दशक द्वारा 25 जुलाई, ठीक है, 1830। अब जो क्या था, मतलब ये अभिजात्य वर्ग की स्थापना करना चाहते थे। कुछ विशेष वर्गों को कुछ विशेष जाति धर्म के लोगों को क्या करना चाहते थे? ये विशेष अधिकार देना चाहते थे, बाकी किसी को कोई अधिकार नहीं देना चाहते थे, जिसकी वजह से काफी असंतोष फैल जाता है, लोगों में क्रांति की भावना जागृत होती है। उसके बाद में क्या होता है भाई? ठीक है, उसके बाद में ये 1830 की क्रांति उभर करके सामने आती है। यही कारण था, ठीक है, संवैधानिक घोषणा पत्र में उलट फेर करने का ही कारण था कि जुलाई 1830 की क्रांति हुई थी, ठीक है। किसके समय हुई थी क्रांति? चार्ल्स दशक के द्वारा, ठीक है, चार्ल्स दशक के समय हुई थी, ठीक है। जनता ने असंतोष पैदा किसके तरफ किया था? पोलीगनेक के तरफ, ठीक है। पोलीगनेक के तरफ क्यों किया था? क्योंकि कुछ विशेष वर्ग को ही क्या था, इस नियम में बदल करके कुछ विशेष वर्ग जाति धर्म के लोगों को अधिकार दे दिया गया था, बाकी जितने भी मध्यम वर्ग के लोग थे, ठीक है, और उसके बाद में क्या थे, आपके किसान मजदूर थे, उनका अधिकार छीनने का प्रयास किया गया था, उदारवादियों का गला घोटने का प्रयास किया गया था। इसी के वजह से आपका क्या होता है? जुलाई 1830 की क्रांति होती है। तो समझ गए, जुलाई 1830 की क्रांति आएगी, कहानी के रूप में पूरा लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये जो होते हैं भाई काफी ज्यादा निरंकुश, ये भी बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो जाते हैं, ठीक है। मतलब फ्रांस में क्या होता है, एक अच्छे आते हैं तो एक बुरे आते हैं, एक अच्छे आते हैं तो एक बुरे आते हैं, कौन? शासक उसके, ठीक है। अब देखिए इसके बाद में क्या होता है भाई? 1830 की क्रांति का प्रभाव क्या हुआ, ठीक है। 1830 की क्रांति का प्रभाव क्या हुआ? इसका प्रभाव यही हुआ था भाई कि हाँ, संवैधानिक सुधार हुआ, ठीक है। संविधान में क्या हुआ था? सुधार हुआ था, ठीक है। राजनीतिक एकीकरण हुआ था, ठीक है। इटली तथा जर्मनी का एकीकरण तथा यूनान, पोलैंड एवं हंगरी में तत्कालीन व्यवस्था के प्रति राष्ट्रीयता के प्रभाव आए, ठीक है, के आंदोलन खड़े उठे। आप सुनिए, हल्ला मत कीजिए, ठीक है, ठीक है। हल्ला करना होगा तो थोड़ा देर बाद कीजिएगा। सुनिए अब हुआ क्या, यहाँ तक तो समझ गए, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो को पॉज कीजिए, ठीक है। अब देखिए जुलाई जो 1830 की क्रांति थी, उसका कारण क्या था भाई? उसका कारण, मुख्य कारण यही था कि जो लुई 18वां द्वारा, कौन भाई? लुई 18वां, ठीक है, जो इसके पीछे वाले राजा, ठीक है। किसके पीछे वाले? किसके पीछे वाले? चार्ल्स दशक के पीछे पहले वाले राजा जो थे, चार्ल्स दशक। ये चार्ल्स दशक के समय में हुआ था जुलाई 1830 की क्रांति, कोई दिक्कत? जो लुई 18वां के द्वारा संवैधानिक घोषणा पत्र, ठीक है, जो दिया गया था 1814 ईस्वी में, ठीक है। संवैधानिक घोषणा पत्र जो दिया गया था कब भाई? संवैधानिक घोषणा पत्र, ठीक है। घोषणा पत्र कब दिया गया था? 2 जून 1814 ईस्वी को जो दिया गया था, उसमें उस नियम में उलट फेर के वजह से ही जुलाई 1830 की क्रांति आती है। उलट फेर करता कौन है? तो चार्ल्स दशक स्वयं नहीं करते हैं। चार्ल्स दशक के क्या होते हैं? एक प्रधानमंत्री रहते हैं। क्या नाम रहता है प्रधानमंत्री का? पोलीगनेक, ठीक है, पोलीगनेक नाम रहता है इनका,
ठीक है, पॉलीगेनिक नाम के प्रधानमंत्री रहते हैं। ये प्रधानमंत्री ही क्या करते हैं, इस नियम में उलटफेर करते हैं, अभिजात्य वर्ग को विशेषाधिकार देने का प्रयास करते हैं, जो मध्यम वर्ग रहते हैं उनको कम अधिकार देने का प्रयास करते हैं, जिसके वजह से मध्यम वर्गों में असंतोष की भावना जागृत होती है। उसके बाद में ये क्रांति होती है। क्या होती है भाई, ये क्रांति की आग भड़क उठती है, ठीक है, जिसे हम गृह युद्ध कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, फ्रांस की गृह युद्ध भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, फ्रांस की गृह युद्ध भी कहते हैं, ठीक है। उसी संवैधानिक जो घोषणा पत्र होता है उसमें पॉलीगेनिक, यानी पॉलीगेनिक क्या थे, चार्ल्स दशक के प्रधानमंत्री थे। क्या थे भाई, प्रधानमंत्री। कहानी समझ में आ रही है, एज वेल एज पूरे मजा आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब जब ये गृह युद्ध होता है, ठीक है, इसी को हम जुलाई 1830 की भी क्रांति कहते हैं। अब जो होते हैं चार्ल्स दशक, ठीक है, चार्ल्स दशक इस क्रांति होने के फलस्वरूप वो क्या हो जाते हैं, राजगद्दी त्याग कर। अभी चिलवा क्या करेगा, चार्ल्स दशक राजगद्दी को त्यागेगा और भागेगा कहाँ, इंग्लैंड, ठीक है, भगोड़ा आदमी था, ठीक है। अब देखा कि मेरे देश में क्या हो रहा है, गृह युद्ध हो रहा है, तो ये सब छोड़ छाड़ के त्याग करके अब कहाँ भाग गया, इंग्लैंड भाग गया, ठीक है। एक नंबर का क्या था, भगोड़ा था। राज को अपने स्थिति पर छोड़ करके ये अपना मतलब पल्लू झाड़ लिया और भाग गया, ठीक है। कौन भाई, चार्ल्स दशक, ठीक है। ये सब कारण थे जुलाई 1830 की क्रांति का, समझ गए। ये सब क्वेश्चन आता है, इसको देख लीजिएगा एक बार। अब क्वेश्चन आता है, ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि जुलाई 1830 के क्रांति का परिणाम क्या हुआ। अब कोई भी क्रांति होता है ना, तो कुछ ना कुछ उसका प्रभाव, वो कुछ ना कुछ प्रभाव छोड़ कर जाता है, ठीक है। उसका आने वाला प्रभाव क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा, इसके बारे में हम जानेंगे। तो जो जुलाई 1830 की क्रांति हुआ ना भाई, उससे बहुत सारा बेनिफिट हुआ, ठीक है, आने वाले देशों के लिए। जैसे क्या हुआ भाई, इसमें देशों को भी बेनिफिट हुआ, कुछ राजनीतिक पार्टियों को भी क्या हुआ, बेनिफिट हुआ, राजनीतिक एकीकरण हुआ, ठीक है। जुलाई 1830 क्रांति की वजह से क्या हुआ, राजनीतिक एकीकरण हुआ। राजनीतिक एकीकरण, एकीकरण मतलब समझते हैं ना, एकीकरण, ठीक है, मतलब सब आपस में बंध गए एकता के बंधन में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जर्मनी इटली का एकीकरण भी यही जुलाई 1830 के क्रांति का क्या है, परिणाम है। क्या है, यही जुलाई 1830 की क्रांति का क्या है, परिणाम है। कौन, जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण, समझ गए, हो गया सर। चलो, इसका क्या था, रिजल्ट था, क्या था भाई, रिजल्ट था, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में जब ये आंदोलन खड़े उठे, ठीक है, राष्ट्रीयता की भावना के लिए, ठीक है। अब आते हैं जुलाई 1830 की क्रांति हुई, ठीक है। अब लोग जो होते हैं जनतंत्र के लिए, जनतंत्र की स्थापना के लिए, ये सब बेसिकली क्रांति होता है। तो जनतंत्र के लिए और उदारवादियों में से ही, मध्यम वर्गों में से ही एक मध्यम वर्ग का लड़का, आप देखिए, फ्रांस में एंट्री करेगा। क्या करेगा, मध्यम वर्ग का लड़का क्या करेगा, फ्रांस में एंट्री करेगा, ठीक है। जनमत संग्रह होगा, ठीक है। उस मध्यम वर्ग के लड़का का नाम क्या था, लुई फिलिप था। क्या था बाबू, लुई फिलिप, ठीक है। जो लोग क्रांति कर रहे थे, देश में क्या हो रहा था, मतलब उस समय राजतंत्र था, देश में बहुत ज्यादा निरंकुश शासन व्यवस्था था, जिसके वजह से मध्यम लोग हमेशा क्या कर रहे थे, जंग लड़ रहे थे, क्रांति लड़ रहे थे, अपने अस्तित्व के लिए, अपने अधिकार के लिए वो लोग लड़ाई लड़ रहे थे। तो उसी मध्यम वर्गों में से एक आया लुई फिलिप, ठीक है। उसी मध्यम वर्गों में से क्या आया, एक लुई फिलिप, जो मध्यम वर्ग को समझ सके, ठीक है, क्या कर सके, और उसके लिए अच्छा कार्य कर सके फ्रांस में, ठीक है। अब अगला हम कल पढ़ाएंगे लुई फिलिप के बारे में, और पढ़ाएंगे 1848 की क्रांति के बारे में, ठीक है। आज यहीं तक रहने दीजिए, फिर हम आगे पढ़ेंगे जर्मनी एकीकरण, इटली एकीकरण, ठीक है। उसके बाद में सेडोवा का युद्ध, सेडोन का युद्ध, ठीक है, 1870-71 में हुआ था सेडोन का युद्ध, ठीक है। उसके बाद में आपका क्या पढ़ेंगे, फ्रैंकफर्ट की संधि पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद फ्रैंकफर्ट के संधि की वजह से क्या होता है आपका, जर्मनी और इटली का एकीकरण, ये सब होता है, ठीक है। बिस्मार्क के बारे में डीपली पढ़ेंगे, मेजनी, काउंट कबूर, ये सभी लोग के बारे में पढ़ेंगे। और क्वेश्चन आता है, विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं था, कैसे, ये वाला भी हम कारण बताएंगे कि हाँ कैसे संभव नहीं था। डेट्स ऑल राइट, रहने दीजिए आज के लिए, धन्यवाद।
चलिए।